ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य की शारीरिक रचना शाकाहारी प्राणियों जैसी है, इसीलिए कहा जा सकता है कि मांसाहार का दुष्प्रभाव मनुष्य की आत्मिक प्रगति पर तो पड़ता ही है, स्वास्थ्य के लिए भी मांसाहार लाभप्रद नहीं है। और मनुष्य पशु पक्षी एक ही परमात्मा की संतान है। इस कारण भी मानवता के आधार पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मांसाहार के पक्ष में ये दलील दी जाती है कि उसमें प्रोटीन और चिकनाई अधिक रहने से वो शरीर के लिए अधिक पोषक सिद्ध होता है। ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो कुछ शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मांस से भी कहीं अधिक मात्रा में रहते हैं। मांस खाकर जिन तत्वों को प्राप्त करने की बात कही जाती है, वे सभी वनस्पति वर्ग से उसी प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं जिस प्रकार मांस के लिए मारे गए पशुओं से प्राप्त किया था। सीधी प्रोटीन या सीधी चर्बी खाकर हम उन्हें नहीं पचा सकते हैं। उपयुक्त पाचन के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक तो ये कि वे आहार के साथ उचित अनुपात में घुले मिले हों, और दूसरा कि उनके साथ खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि आवश्यक रसायनों का समुचित सम्मिश्रण हो। इसी स्थिति में वे पचने योग्य बनते हैं, अन्यथा सीधी चिकनाई से तो अपच हो जाएगा। इसी प्रकार अनुपात से अधिक मात्रा में खाई गई प्रोटीन भी नुकसान करेगी और उसका अनावश्यक भार पेट पर पड़ेगा। मांस में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक तो अवश्य होती है, पर उनका संतुलन मनुष्य के पेट के उपयुक्त न होने से वो लाभ नहीं मिलता जो मांसाहारी प्राणी उन्हें ठीक प्रकार से पचाकर प्राप्त कर सकते हैं। मांस एसिड वर्ग का आहार है। उसको खाने से शरीर में खटाई बढ़ती है। शाकाहारी खाद्य अल्कलाइन वर्ग यानी कि क्षारीय वर्ग में आता है। मनुष्य शरीर में क्षार वर्ग यानी कि अल्कलिनिटी अधिक होनी चाहिए, न कि खटाई पैदा करने वाला एसिड या अम्ल वर्ग। एसिड बढ़ने से पेट में सड़न पैदा होती है और उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अपनी मौत मरे हुए प्राणियों का मांस अखाद्य समझा जाता है क्योंकि उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, पर ये सड़न तो वध करने के उपरांत काटे हुए मांस में भी उत्पन्न हो जाती है। बाहर से स्वस्थ दिखने वाले मनुष्यों के शरीर में कितने ही प्रकार के रोग कीटाणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार बाहर से मोटे ताजे दिखने वाले पशु के शरीर की आंतरिक स्थिति सर्वथा निरोग होगी, ये नहीं कहा जा सकता। यदि उसमें कोई रोग थे तो निश्चय ही वे मांस खाने वाले के शरीर में प्रवेश करेंगे और उसके शरीर को बीमारियों से ग्रसित बना देंगे। प्राणियों के शरीर में मल विसर्जन की क्रिया निरंतर होती रहती है। सर्वविदित है कि प्राणियों के शरीर में निरंतर विष उत्पन्न होते हैं और वे सांस, स्वेद, मल मूत्र एवं अन्य छिद्रों द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। निकलने का अर्थ ये नहीं है कि वे पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। जितना अंश निकलता है उससे कई गुना तो भीतर भरा रहता है, जो नए उत्पन्न होने वाले मल द्वारा धकेले जाने पर समय अनुसार बाहर निकलता है। आंतों में विशेषतया बड़ी आंत में जो मल रहता है उसमें सड़न की काफी अम्लता यानी कि एसिडिटी रहती है। वहीं प्रायः अनेक प्रकार के विषाणु पलते रहते हैं। मूत्राशय का भी यही हाल है। वहीं प्रायः अनेक प्रकार के विषाणु पलते रहते हैं। इसीलिए जिन लोगों को खाना नहीं पचता उनको गैस बनती है और एसिडिटी होती है। मूत्राशय का भी यही हाल है। मल मूत्र स्वयं गंदे और विषैले रहते हैं और जहाँ वे भरे रहते हैं वे स्थान भी मल ग्रह मूत्र ग्रह की तरह ही गंदगी और विषाक्तता से भरे रहते हैं। उनका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता ही है। इन सब कारणों से शरीर के भीतर उत्पन्न और संचित मलों का एक बड़ा विषाक्त भंडार भरा रहता है। मनुष्यों की तरह ही पशुओं के शरीर में भी रोग कीटाणु भरे रहते हैं और उनका निवास मांस में अधिक स्थायित्व के साथ रहता है। बीमारियां मनुष्यों में ही नहीं प्राणियों में भी होती हैं। बहुत बढ़िया और स्वस्थ शरीर के पशु तो कदाचित ही मांस के लिए मारे जाते हैं,
आमतौर से तो बूढ़े, बीमार और बेकार हो गए पशुओं का ही वध होता है। ऐसे मांस को खाने वाले उन बीमारियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। पशु वध के उपरांत तो मृत शरीर में सड़न और भी तीव्रता के साथ बढ़ती है। कुछ घंटे पश्चात ही सड़न के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए मांस को पूर्णतया अखाद्य बना देते हैं। तत्काल का काटा हुआ मांस ही जब विष का भंडार होता है, तो जितनी देर मांस रखा जाएगा उतना वो और अधिक विषैला होता चला जाएगा। सर्वविदित है कि पोषक पदार्थों की बड़ी मात्रा से भी सीमित लाभ ही मिलता है, किंतु विषैली वस्तुओं की तनिक सी मात्रा भी शरीर में पहुंचकर भयंकर संकट उत्पन्न कर देती है। मांस की तुलना में सोयाबीन, गेहूं, काजू आदि से प्राप्त की गई चिकनाई कहीं अधिक सुपाच्य एवं निर्दोष होती है। मांस में प्रोटीन तो है, पर सोयाबीन के बराबर नहीं है। उसमें कैल्शियम और लोहे यानी कि आयरन की मात्रा भी बहुत कम होती है। लोहे का अधिक भाग तो रक्त में रहता है, जो काटने के साथ ही बहकर निकल जाता है। कैल्शियम हड्डियों में रहता है, जो खाई नहीं जाती। मांस में उतना ही लोहा होता है जितना उतने वजन की पालक में। खजूर, अंजीर, चोकर, किशमिश आदि में तो मांस से कहीं अधिक लोहा है। निश्चय ही प्रोटीन शरीर का प्रमुख पदार्थ है। मांसपेशियों के ठोस भाग में प्रोटीन ही भरी हुई है। मस्तिष्क से लेकर गुर्दे, हृदय तक सभी महत्वपूर्ण अवयव प्रोटीन से ही भरे हुए हैं। उसका संतुलन सही रहने से शरीर ठीक तरह सक्षम बना रहता है और कमी पड़ने पर शरीर की वृद्धि रुक जाती है, देह सूखने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी घट जाती है, अधिक परिश्रम नहीं हो पाता तथा मृत्यु और बुढ़ापा जल्दी ही सामने आ उपस्थित होता है। निरंतर ही हमारी कोशिकाओं का क्षरण होता रहता है, यानी कि हमारे बॉडी सेल नष्ट होने लगते हैं। उसकी पूर्ति के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा हमारे भोजन में बनी रहे, ये आवश्यक है। खानों में प्रोटीन का उपयुक्त भाग रहे, ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से भोजन का चयन करते हुए समुचित सावधानी बरतनी चाहिए। जिनमें प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा है, उनमें लोग भ्रमवश मांस, अंडे को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, पर बात वैसी बिल्कुल नहीं है। मांस की अपेक्षा दालों में प्रोटीन का अंश कहीं अधिक होता है। वर्गीकरण के हिसाब से अंडों में 13% प्रोटीन, मछली में 16%, मांस में 20%, मूंग की दाल में 24%, मसूर की दाल में 25% और सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। इस प्रकार मांस की अपेक्षा दालों में दुगना प्रोटीन प्राप्त होता है, जो सस्ता भी है और नैतिक भी। प्रोटीन को संपूर्ण और अपूर्ण इन दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्ण प्रोटीन वे हैं जिनमें खनिज यानी कि मिनरल, लवण यानी कि नमक, सॉल्ट और वसा अर्थात फैट, चर्बी आदि की उपयुक्त मात्रा सम्मिलित रहती है। अपूर्ण प्रोटीन वो है जिसमें अपना वर्ग तो पर्याप्त होता है, पर दूसरी उपयोगी वस्तुओं की कमी रहती है और इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी वस्तुओं का समावेश करना पड़ता है। मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन उन खनिजों और लवणों से रहित होता है जिसकी शरीर को नितांत आवश्यकता रहती है। आमतौर से मांसाहारी लोग मांसपेशियां ही पकाकर खाते हैं। उसमें खनिजों और लवणों यानी कि मिनरल्स और सॉल्ट्स की उपयुक्त मात्रा न होने से उस खाद्य को अपूर्ण एवं घटिया प्रोटीन वर्ग में ही सम्मिलित किया जा सकता है। मांस के प्रोटीन उपापचय, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस पर बड़ा ही बुरा प्रभाव डालते हैं। शरीर में भोजन को ऊर्जा या एनर्जी में बदलने की क्रिया को उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये कार्य जो ग्रंथियां या ग्लैंड्स पूरा करती हैं, इन ग्रंथियों द्वारा ही मनुष्य की मनः स्थिति एवं संपर्क में आने वाले लोगों के साथ उसका व्यवहार, रिएक्शन या बिहेवियर निर्धारित होता है। मांसाहारी प्रोटीन्स की जटिलता इन ग्रंथियों को उत्तेजित करती रहती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ भी बुरा कार्य, चोरी, छल, अपमान, लूटपाट, उच्छृंखलता और बलात्कार कर सकता है।
पाश्चात्य देशों में ये बुराइयां इतनी सामान्य हो गई हैं कि लोगों का इस ओर ध्यान ही नहीं रहा कि क्या ये अपराध आहार की गड़बड़ी का परिणाम तो नहीं है। जिस दिन पाश्चात्य देशों के लोग ये अनुभव कर लेंगे कि मन आहार की ही एक सूक्ष्म शक्ति है और उनकी मानसिक अशांति का कारण मानसिक विकृति है, उस दिन सारे पाश्चात्य देश तेजी से इस दुष्प्रवृत्ति को यानी कि मांसाहार को छोड़ देंगे। पशु प्रोटीन की प्रशंसा उसमें पाए जाने वाले विटामिन ए के आधार पर भी की जाती है। विटामिन ए दूध में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मांस की तुलना में छैना, पनीर, दही आदि ज्यादा अच्छे हैं और तो और मांस से तो सोयाबीन ही बेहतर है। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और वसा यानी कि फैट तत्व इतने रहते हैं जितने मांस में होते भी नहीं। सोयाबीन को उबालकर बिना उबाले पीसकर बढ़िया दूध बन सकता है। उसमें नींबू का रस डाल दिया जाए तो छैना भी बन जाएगा। उसका दही भी जमाया जा सकता है। चीन ने अपनी पौष्टिक खाद्य प्राप्त करने की समस्या का हल सोयाबीन के सहारे ही किया है। हमारे लिए भी सोयाबीन का प्रचलन हर दृष्टि से उपयुक्त है। मांसाहार का स्थान सोयाबीन पूरी तरह ले सकता है। एक दिन भिगोकर फुलाया हुआ अथवा अंकुरित किया हुआ सोयाबीन तो और भी अधिक गुणकारी बन जाता है। दूध या दूध से बने पदार्थों का प्रोटीन 95% तक पच जाता है, जबकि मांस का प्रोटीन आधा भी नहीं पच पाता। सामान्य दालें भी यदि फुलाकर या अंकुरित करके बिना छिलका उतारे भाप के सहारे मंदी आग पर पकाकर खाई जाएं, तो वे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करती हैं। दुष्पाच्य तो उन्हें हमारी त्रुटिपूर्ण पकाने की प्रक्रिया बनाती है, जिसमें छिलके उतारना तथा तेज आग के सहारे पकाने और छोंक बघार देने, मसाले तथा घी आदि भरकर स्वादिष्ट बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पशुओं में सबसे बलवान हाथी है, उससे भी शक्तिशाली गैंडा माना जाता है। ये दोनों ही शाकाहारी हैं। ये जानते हुए भी न जाने क्यों लोग शाकाहार की शक्ति पर संदेह करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के एप्लाइड केमिस्ट्री विभाग ने वृक्षों की पत्तियों तथा हरी घास से प्रोटीन निकालकर दिल्ली के विश्व कृषि मेला में प्रदर्शित किया था और लोगों को बताया था कि मनुष्य की खाद्य आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रोटीन सामान्य घास और मामूली पत्तियों में भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है और उनके आधार पर मजे से जीवित रहा जा सकता है। हमारे पाचक रसों में वो सामर्थ्य है कि वो अपने स्वाभाविक खाद्य पदार्थों में से वह तत्व खींच लें जो उनके लिए आवश्यक है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए वॉचमैन और डॉक्टर डी.एस. बर्नस्टोन को आश्चर्य था कि मांस से स्वास्थ्य में सुधार की मान्यता के बावजूद मांसाहारियों की हड्डियां इतनी कमजोर क्यों होती हैं। इस बात का पता लगाने के लिए दोनों वैज्ञानिकों ने मांसाहारी तथा शाकाहारियों की शारीरिक गतिविधियों का लंबे समय तक अध्ययन किया और जो निष्कर्ष सामने आए वो बड़े ही चौंकाने वाले थे। इन वैज्ञानिकों ने एक सम्मिलित रिपोर्ट में बताया कि मांसाहारियों के मूत्र की जांच से पता चला कि उसमें अधिकांश मात्रा तेजाब यानी कि एसिड और क्षार की होती है। ये तेजाब और क्षार शरीर के शुद्ध रक्त से मांस पचाने के लिए तेज हुई शारीरिक मशीन की गर्मी के कारण उसी तरह स्खलित होता है जिस तरह कामुक चिंतन से वीर्य। बड़ी मात्रा में पेशाब के साथ रक्त का जो क्षार और तेजाब बाहर निकल जाता है, उसे पूरा करने के लिए शरीर में हड्डियों के अतिरिक्त और कोई दूसरा स्रोत नहीं होता। फलस्वरूप रक्त अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्षार और तेजाब हड्डियों से चूसने लगता है और इस प्रकार मांसाहारी व्यक्तियों की हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। लंदन के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने 1 पाउंड मांस में पाए जाने वाले यूरिक एसिड विष का अध्ययन करने के बाद पाया कि ये विष जब सामान्य स्थिति में रहता है तब तक उसके दुष्परिणाम नहीं दिखाई देते, पर कुछ ही दिन के मांसाहार के बाद जब ये विष रक्त में अच्छी तरह मिल जाता है तब दिल की जलन, जिगर की खराबी, सांस रोग, रक्त अल्पता, टीबी, गठिया, हिस्टीरिया, आलस्य, निद्रा का अधिक आना,
अजीर्ण, शरीर में दर्द, मौसम के हल्के परिवर्तन से जुकाम व इन्फ्लुएंजा हो जाना, निमोनिया व मलेरिया आदि सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।